हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर वन के इस चैनल पे। जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने इस चैनल का नाम दिया है बदल। चैनल का नाम बदला क्यों? क्योंकि ये अब सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसमें क्लासेस लिए जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि इसे क्यों ना बदल दिया जाए। इकोनॉमिक्स की क्लासेस और पेपर वन की क्लासेस होंगी। जी हाँ, ये दो ही चीज जो है वो अब मैं यहाँ पे फिलहाल कुछ दिनों के लिए कराने वाला हूँ। आने वाले समय में हम कौन कौन सी चीजें करेंगे उसका मैं दावा नहीं कर सकता, पर मैंने सोचा कि जितना लिमिटेड रखा जाए उतना सही रहेगा कंटेंट पे, उतना ज्यादा फोकस हम कर सकते हैं। तो इसीलिए लेके आ गया हूं आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा, बहुत ही जानदार सा यूजीसी नेट जून 2025 के लिए ये जो सेशन है। इससे पहले वाइगॉत्स्की के ऊपर हमने वीडियो बनाया था, बैंड्यूरा के ऊपर वीडियो बनाया था, और आज का जो वीडियो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड पे है। मैंने एक पोल चलाया था टेलीग्राम पर, कहा कि रिसर्च एप्टीट्यूड पे ही वीडियो बनाई जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म हो गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड पे भी कुछ लेक्चर्स अभी लेने हमें बाकी हैं। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड मुकम्मल होगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम रिसर्च एप्टीट्यूड शुरू कर दे रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट थे वाइगॉत्स्की वाले वीडियो में कि बेट का एग्जाम आने वाला है। बेट यानी कि बिहार का जो टीचिंग एग्जाम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आने वाला है, और वो एग्जाम पास है, जेके सेट है, बाकी तमाम एग्जाम्स है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना रिसर्च एप्टीट्यूड को भी स्टार्ट कर दिया जाए। अब रिसर्च एप्टीट्यूड को स्टार्ट किया जाए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो मुझे लगा कि क्यों ना टाइप्स ऑफ रिसर्च से ही स्टार्ट करते हैं। तो वो आज का पहला लेक्चर है, लेक्चर वन ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड, आप सब देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च। अभी मैं जानता हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड आप लोगों के लिए टेढ़ी खीर है, आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है रिसर्च एप्टीट्यूड, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं। क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं आज के तारीख में, वो थोड़े डिफिकल्ट, थोड़े जटिल क्वेश्चंस बनाना पसंद कर रहे हैं। अपने क्या कहते हैं, एनटीए वाले। रिसर्च एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है वो जटिल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? जटिल। जटिल क्वेश्चंस बन रहे हैं। और अक्सर ये होता होगा कि आप लोगों को ऐसा लगे कि अरे, जब पढ़ते हैं तब समझ में आ जाता है रिसर्च एप्टीट्यूड, कि क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी क्या होता है, आपको समझ में आता होगा। लेकिन जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो शायद आपको थोड़ी मुश्किलें या थोड़ी परेशानी होती होगी। तो मैंने इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा और उस हिसाब से मैंने ये कंटेंट बनाया, ताकि आपको क्वेश्चंस भी करा दूं, कॉन्सेप्ट भी पढ़वा दूं, तमाम चीजें क्लियर भी करवा दूं, और आपको एक मजेदार वीडियो दूं रिसर्च एप्टीट्यूड का। ये वीडियो जो है रिसर्च एप्टीट्यूड का, ये प्लीज एंड तक देखिएगा। एंड तक बहुत जरूरी है, और आपको ऐसा रिसर्च एप्टीट्यूड पे वीडियो नहीं मिला होगा, ये मेरा दावा है। आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में मैं आपको रिसर्च एप्टीट्यूड बताऊंगा कि रिसर्च होता क्या है। एनटीए ने इसे कुछ सोच समझ के अपने सिलेबस में रखा है, क्योंकि आप लोग जेआरएफ करोगे तो रिसर्च ही करना है। तो रिसर्च का जो साइकोलॉजी है, रिसर्च की जो मानसिकताएं हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल घोल के पिला दूंगा, यहाँ से आप सब कुछ सीख के ही जाओगे, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे पिटारे में कौन कौन सी चीजें हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे बंद करूं मैं? ये ये आज का कोटेशन हो गया। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो इसमें व्यर्थ ना हो। आई थिंक ये पुराना वाला ही कोट है, पर जो भी हो आपके लिए बहुत काम की चीज है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये किसी न किसी तरह से सहायता पहुंचाएगा। भाई, मेरी तारीफ देवांशु चौरसिया, 2 बार यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक किया है, दिसंबर 2023, जून 2024, 99.1% स्कोर है। तो प्लीज आप मुझसे पढ़े इकोनॉमिक्स और पेपर वन। चलिए, सबसे पहले ही मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आ गया हूं। देखिए, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में रिसर्च एप्टीट्यूड से, और ये थोड़े जटिल होते हैं। लेकिन इसका एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, अगर आपको समझना है तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स आपको अभी तो नहीं बताने वाला हूँ। क्लास के दौरान मैं आपको बता दूंगा कि वो ट्रिक क्या है। तो आपके लिए बहुत 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 फायदेमंद होने वाला, आप यकीन मानिए। और प्लीज इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ, यारों के साथ, बंधुओं के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। शेयर करना बेहद जरूरी है, शेयर करिए। टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन करिए, TIDC सर है हमारा हैंडल। यहाँ पे आप प्लीज इससे कनेक्ट है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? यानी कि एक टाइप ऑफ रिसर्च है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और इनमें से कौन सी चीजें ट्रू है उसके बारे में। हिंदी वालों के लिए मैं बता दूं, हिंदी के बच्चों ने काफी रिक्वेस्ट किया था कि हिंदी में भी पढ़ाइए। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन वर्णनात्मक अनुसंधान के बारे में सही हैं?
कौन कौन से कथन है? इट आंसर्स वाई फेनोमेनन ऑकर्स। वाई, तो क्या ये वाई का जवाब देता है? क्या ये वाई का जवाब देता है? हम समझेंगे इसे जब हम पढ़ रहे होंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इट डज नॉट मैनिपुलेट वेरिएबल। इट कैन बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इट एम्स टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। तो क्या ये तमाम ऑप्शन सही है? यह किसी घटना के क्यों का उत्तर देता है। यह चर में कोई परिवर्तन नहीं करता, चर यानी वेरिएबल्स। यह गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हो सकता है, यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो सकता है। इसका उद्देश्य कारण प्रभाव संबंध स्थापित करना होता है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? यहाँ तो आंसर मैंने दे दिया है, ऑप्शन ओनली 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी ये दो स्टेटमेंट वाकई में सही है, पहले वाले और आखिरी वाले गलत है। लेकिन क्यों है, इसका जवाब आपको लेक्चर में मिलेगा। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं आप लोग के लिए, जो कि यूजीसी नेट के एग्जाम के अकॉर्डिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको इस क्लास में सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं। और रिसर्च एप्टीट्यूड में एक ही चैलेंज बच्चों को होता है कि सर समझ में तो आ जाता है, अब आप बनेंगे, अब आप जेआरएफ बनेंगे, अब आप यूजीसी नेट बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, क्योंकि अब आपसे क्वेश्चन बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि हम करा रहे हैं, हम कराएंगे तो होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त जाया किए, जाया तो नहीं कर रहे थे हम लोग, इंपॉर्टेंट चर्चा कर रहे थे, पर अब हम अपने मेन चीज में उतर आते हैं, वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च पे। क्वांटिटेटिव रिसर्च से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का क्लास। समझते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है। तो देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च को समझ गए ना सर, अगर आपने ये दो चीजें समझ ली, तो आप कोई भी रिसर्च का क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। एक गुरु मंत्र दे रहा हूं मैं, गुरु मंत्र दे रहा हूं सर, गुरु मंत्र। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च समझ लीजिए, आप तमाम तरह के रिसर्च समझ जाओगे। कैसे? इसके बाद जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिवाइड कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो। और एक बार आपने कैटेगराइज कर लिया, तो आपके लिए चीजें हो गई बहुत ही आसान। ओके, आपके लिए चीजें हो गई बहुत ही आसान। तो चलिए समझते हैं कि क्वांटिटेटिव यानी कि जो मात्रात्मक संधान होता है, मात्रात्मक, इसे हम हिंदी में मात्रात्मक कहते हैं। मात्रात्मक संधान जो होता है उसकी क्या क्या खूबियां हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसके, उसको समझते हैं। तो नंबर 1, इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स एंड ग्राफ। क्वांटिटेटिव रिसर्च नंबर्स में और ग्राफ्स में दिखाया जाता है। यानी रिसर्च होता है क्या, आप समझिए रिसर्च का मतलब क्या है, पहले ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च? रिसर्च मतलब होता है, देखिए कुछ लोग समझते हैं रिसर्च मतलब फैक्ट चेकिंग या इंटरनेट पे सर्फ करना, उसे रिसर्च नहीं कहते। रिसर्च मतलब होता है एग्जिस्टिंग नॉलेज में, एग्जिस्टिंग पूल में अपना कंट्रीब्यूशन करना। फर्ज करिए कि लेट्स से अभी एआई पे बहुत काम चल रहा है, राइट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये चैट जीपीटी वगैरह बहुत धूमधाम मचा रही है। अभी आपने इस फील्ड में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, ये फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, पर आपने जाके कुछ कंट्रीब्यूट किया, कुछ नया खोज निकाला, कुछ नया आविष्कार कर दिया। तो ये होता है रिसर्च। जब आपने किसी पे संधान किया, अनुसंधान किया, उसे हम रिसर्च कहते हैं। जब आपने पढ़ाने की एक नई पद्धति खोज निकाली कि छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है, या जो बच्चे ऑटिज्म के शिकार है उनको कैसे पढ़ाया जाए, तो ये तमाम चीजें रिसर्च है। जब आप कुछ अपना करते हो, जब आप पूल ऑफ नॉलेज में अपना कंट्रीब्यूशन करते हो, उसे हम रिसर्च कहते हैं। ठीक है बच्चा? अभी रिसर्च कई प्रकार के होते हैं, उनमें जो प्राइमरी डिवीजन है वो क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है? जो बहुत नंबर सेंट्रिक होता है, जहां पे बहुत सारे नंबर्स, ग्राफ हमें दिखते हैं, जहां पे हम चीजों को मैथमेटिकली साबित करते हैं कि हाँ मैंने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि भैया ऐसा होता है। तो इसी से हमारा दूसरा पॉइंट आता है, इट इज यूज टू टेस्ट और कंफर्म थ्योरीज। किसी ने कोई थ्योरी बनाई, आपने रिसर्च करके उस थ्योरी को कंफर्म किया, उस थ्योरी की पुष्टि की आपने, उस थ्योरी की आपने पुष्टि की कि हाँ ये सही बोल रहा है बेटा, ये सही बोल रहा है। जैसे मैंने एक थ्योरी बनाई, थ्योरी क्या है? थ्योरी ये है कि अगर मैं बहुत ज्यादा शुगर खाऊंगा तो मुझे दिन भर में आलस आएगा। लेट्स से ये एक थ्योरी है। अब आपने क्या किया, उस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए आपने कुछ रिसर्च किया। रिसर्च में आप क्या करोगे, आप मुझ जैसे कई लोगों को शुगर खिलाओगे, पूरे दिन भर शुगर खिलाया आपने 10 दिन तक, और 10 दिन का गैप देके आपने हम ही को, मतलब दोबारा हमें ही बिना शुगर का 10 दिन का डाइट दिया, और आपने हमारे बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। तो आपके पास, लेट्स से आपने 500 लोगों से ये पूछा, तो आपके पास 500 लोगों का डेटा है, आपके पास 500 लोगों के नंबर्स हैं, कितना शुगर दिया गया, किस घंटे दिया गया, क्या रिएक्शन हुआ, कैसे बिहेव किया। तो जब आप पूरे नंबर के बेसिस पे रिसर्च कर रहे हो, तो उसे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं, और इससे हम
किसी चीज को टेस्ट करते हैं या तो कोई थ्योरी को कंफर्म करते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज टू एस्टेब्लिश जनरलाइज फैक्ट्स अबाउट अ टॉपिक। किसी टॉपिक के बारे में जनरलाइज जो फैक्ट्स फैले हुए हैं उसको एस्टेब्लिश करता है, उसको पुष्टि देता है। इट इज डिडक्टिव इन नेचर, बहुत जरूरी है। डिडक्टिव क्या होता है? डिडक्टिव यानी कि जिससे आप कुछ चीजें डिड्यूस कर सकते हैं, वन टू मेनी। समझ लीजिए, वन टू मेनी, जब एक चीज से आप कई चीज डिड्यूस कर ले उसे हम डिडक्टिव कहते हैं। तो इसमें तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के जो रिसर्च होते हैं ना, लैब वैब में जो रिसर्च होता है, या जूलॉजी बॉटनी में, वो तमाम चीजें प्रयोग पे ही होता है, राइट, एक्सपेरिमेंट पे होता है, प्रयोग पे। अब जब आपने क्या नाम है उनका, एडिसन, उन्होंने जब बल्ब बनाया तो रिसर्च ही कर रहे होंगे अपने लैब में बैठ के, करेक्ट, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे तभी उन्होंने बल्ब बनाया। तो ये एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है, रिकॉर्ड्स ली जाती है, एंट्री लिया जाता है, सर्वे होता है इसमें विथ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। और इसमें सर्वे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के साथ होते हैं। क्लोज एंडेड यानी कि सवाल पूछा, उसके तीन चार ऑप्शंस हैं, उनमें से कोई ऑप्शन ही आपका जवाब हो सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? जैसे कि आपने पूछ लिया कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आप नोटबंदी के बारे में क्या सोचते हो, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, सामने वाला व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है। लेकिन जब आपने इस तरह से क्वेश्चन पूछा कि क्या नोटबंदी से सरकार को टैक्स में बेनिफिट मिलेगा या टैक्स में घाटा मिलेगा, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। आपने दो विकल्प दे दिए उसे, चल बेटा इसमें चुन। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है ना, वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के साथ होता है। इट हैज रिस्क ऑफ इंफॉर्मेशन बायस। अभी कोई भी रिसर्च में ना बायसेस होती हैं। बायसेस यानी कि आप एक तरफ झुक सकते हो, आप चीटिंग कर सकते हो, आप फेवरेटिज्म कर सकते हो। इसमें एक रिस्क है इंफॉर्मेशन बायस का। जैसे आप सिर्फ उन लोगों से इंफॉर्मेशन लोगे जो ऐसा ही जवाब देना चाहते हैं जिससे आपको फायदा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है कि हर कंट्री में कौन सा स्टेट सबसे बढ़िया है एजुकेशन में, और हर कंट्री से नॉमिनेशंस भेजने हैं। इंडिया ऑफ कोर्स केरला से अपने नॉमिनेशन भेजेगी। क्यों? क्योंकि केरला में एजुकेशन बहुत अच्छा है, लिटरेसी बहुत अच्छी है। अब 500 लोग हमने भेजा, 500 के 500 केरला से भेज दिए, तो हमारा रिकॉर्ड क्या आएगा कि हाँ भाई, इंडिया से जितने लोग आए सब एजुकेटेड थे, सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छी थी। लेकिन हकीकत आप जानते हो, अगर आप नॉर्दर्न बेल्ट में जाओ तो वहां पे काफी इलिटरेट लोग मिल जाएंगे आपको, अनएजुकेटेड लोग। तो यहाँ इंफॉर्मेशन बायस होता है इस टाइप के रिसर्च में। आप चुन के उसी सैंपल को भेजोगे, आप चुनोगे उसी सैंपल को जो आपके अकॉर्डिंग जवाब दे, ताकि आपका रिसर्च आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट दे। तो इंफॉर्मेशन बायस इसमें होता है। जैसे आपने रिसर्च करना है कि जीएसटी कितना अच्छा है, जीएसटी जब लागू हुआ तो कितना अच्छा है वो, तो आप लेट्स से उन लोगों से ही जाके सवाल पूछ रहे हैं जिन लोगों को नुकसान हुआ था जीएसटी से। तो जाहिर सी बात है आपका रिसर्च का जो आउटकम आएगा वो जीएसटी के खिलाफ ही आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जीएसटी के फायदे के लिए हम रिसर्च करें, तो आप उन लोगों से सवाल पूछोगे जो जीएसटी के सपोर्ट में है। तो इन्फॉर्मेशन बायसेस का यहाँ पे बहुत बड़ा खेल रहता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। वेरिएबल बायसेस, ओमिटेड वेरिएबल बायसेस का भी खेल रहता है। ओमिटेड वेरिएबल बायस क्या होता है? जब हम रिसर्च करते हैं तो हम बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करके एक चीज निकालते हैं। लेट से आपको एग्जाम में कितने नंबर आएंगे, वो तीन चार चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर वन, आपने कितने घंटे पढ़ाई की। नंबर टू, आवर्स ऑफ स्टडी। नंबर वन, आवर्स ऑफ स्टडी। नंबर टू, आपने कोचिंग लगवाई थी कि नहीं। नंबर थ्री, आपने मोबाइल कितने घंटे चलाया था। नंबर फोर, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है कि नहीं। लेट से चार चीजों पे डिपेंड कर रहा है आपके नंबर कितने आएंगे। आवर्स ऑफ स्टडी बढ़ा दो नंबर बढ़ जाएंगे, कोचिंग बढ़ा दो नंबर बढ़ जाएंगे, मोबाइल पे वक्त बिताना बढ़ा दो नंबर कम जाएंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बढ़ा दो या कमा दो, वो डिपेंड करता है कि कैसे पार्टनर है आपकी, करेक्ट। अभी इनमें से मान लो आप इसे इंक्लूड ही नहीं करो अपने रिसर्च में। अब इससे होगा क्या? जब आपने मोबाइल वाला वेरिएबल हटा दिया, ओमिट कर दिया, ओमिट मतलब हटाना, तो आपके रिसर्च का जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा। वो एग्जैक्टली करेक्ट रिजल्ट नहीं देगा जो होना चाहिए था। आप चाहो तो कर सकते हो, एक रिसर्चर ये कर सकता है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये रिस्क होते हैं, सैम्पलिंग बायस, सिलेक्शन बायस, ओमिटेड वेरिएबल बायस। इन तमाम चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। सैम्पलिंग बायस, जैसे कि मैं केरला वाला एग्जांपल दिया, आप वहीं से सैंपल उठा के भेज रहे हो जहां से आपको फायदा हो। ओके, चलिए। हिंदी वालों के लिए है, हिंदी में तमाम चीजें मैंने लिख दी है, पर माफ करिए, मैं एक्सप्लेन आपको नॉर्मल भाषा में या जो बोलचाल की भाषा उसी में करूंगा, इंग्लिश से ही लूंगा मैं। पर आपके कंटेंट के लिए यहाँ पे ये है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च यानी गुणात्मक जो होता है, इसमें नंबर्स वगैरह नहीं रहते, ये काफी थ्योरेटिकल होता है। अभी रिसर्च की दुनिया में एक मजाक बनता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च बेकार रिजल्ट, बेकार रिसर्च है। पर ऐसा नहीं है, क्वालिटेटिव रिसर्च की बहुत अहमियत है, स्पेशली प्राइमरी रिसर्चेस जो होते हैं। तो इसमें कोई नंबर्स वगैरह नहीं मिलता है। जैसे मुझे याद है, मैंने अपने मास्टर्स के दिनों में एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, शायद लुकस का था। पूरा वर्ड में लिखा था, एक शब्द भी उसमें इक्वेशन और मैथमेटिक्स नहीं था, ग्राफ नहीं था।
मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ी थी, उसमें एक भी मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं था, पूरा लिखा हुआ था। शायद किसकी किताब थी, शायद डेविडसन की किताब थी, मैं भूल जा रहा हूँ नाम, छोटी सी किताब थी, बहुत ही शानदार किताब थी। तो क्वालिटेटिव रिसर्च बड़ा ही तगड़ा रिसर्च होता है, सब लोग नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें आपको, आप जो समझ रहे हो, आपने जो खोज निकाला उसे आपको शब्दों में समझाना भी आगे आने वाले लोगों को। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या, आपने टेबल दिखा दिया, ग्राफ दिखा दिया, नंबर्स दिखा दिए, इंटरप्रिटेशन हो जाता है, क्योंकि बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स है, राइट, बहुत ही प्रेडिक्टिव मैथ्स है, उसको आप आराम से समझ सकते हो, एक समझदार व्यक्ति उसे आराम से देख के समझ सकता है, और उसका सिग्निफिकेंस एक ही होता है। यानी मैं जिस तरह से समझूंगा नंबर्स को या ग्राफ्स को, बाकी लोग भी उसी तरह से समझेंगे। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में ना, मतलब लोग अपने अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस तरह से शब्दों में समझाएं कि आप जो समझाना चाहते हो लोग वही समझे, कुछ और ना समझ बैठे। तो क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, इट इज यूज टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, थॉट्स और एक्सपीरियंसेस। कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नया थॉट, कोई नया विचार या कोई नया एक्सपीरियंस आप क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू समझा सकते हैं। जैसे फेमिनिज्म के ऊपर अगर मेरी थॉट्स आप पूछो, मैंने उस पर कुछ रिसर्च किया, कुछ लिखा, तो इसमें मैं डेटा नंबर नहीं डाल रहा हूँ, तो लेट्स से मैं उससे अपने विचार रख रहा हूँ मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च है। इट इनेबल अस टू गैदर इन डेप्थ इनसाइट्स, बहुत ही गहरी चिंतन जो हम करते हैं वो हम क्वालिटेटिव रिसर्च से ही कर सकते हैं, ऑन टॉपिक्स दैट आर नॉट वेल अंडरस्टूड। ये यूजुअली उन पे होता है जिन टॉपिक्स को अच्छे से समझा नहीं गया दुनिया में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांटिटेटिव में क्या है, इट टेस्ट और कंफर्म थ्योरीज, ये वाला पॉइंट, यानी जो थ्योरीज पहले से बने हुए हैं उनको टेस्ट करता है ये। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च उन थ्योरीज को ही बनाता है, उन थ्योरीज को क्वालिटेटिव रिसर्च ने बनाया है, उस रिसर्च से वो थ्योरीज निकली हैं, और उसके बाद क्वांटिटेटिव रिसर्च उसको कंफर्म या पुष्टिकरण करेगा उसका। इट इज इंडक्टिव, इंडक्टिव यानी मेनी टू वन, आपके पास बहुत सारे विचार हैं, आपने जोड़ के एक चीज बनाया, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च है। आपने तमाम विचारों को लिया, आपने देखा अच्छा हवा चलती है, नदी है, दुनिया में लोग तड़पते हैं, जन्म होता है, मृत्यु होती है, जैसे गौतम बुद्ध, वो भी एक चिंतन करते थे, राइट, उन्होंने देखा कि यार इसकी मृत्यु हो रही है, लोग दुख में क्यों है, लोग शोक क्यों मनाते हैं, तो फ्रॉम मेनी थिंग्स ही कंक्लूडेड टू वन थिंग, क्या, मोक्ष, निर्वाह, मोक्ष, ये तमाम चीजें क्या है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च ही है। जब आप मेनी से वन पे जाओ, ओके, तो दिस इज इंडक्टिव। इट हैज रिस्क ऑफ रिसर्च बायसेस, इसमें भी कुछ बायसेस होते हैं, जैसे हॉथरॉन इफेक्ट होता है इसमें, हॉथरॉन ऑब्जर्वर बायस होता है, रिकॉल बायस होता है, सोशल डिजायरेबिलिटी बायस होता है, ये तमाम चीजें हम पढ़ेंगे। जैसे अभी मैं हॉथरॉन इफेक्ट बता दूं, हॉथरॉन इफेक्ट क्या होता है, ये एक ऐसा इफेक्ट है जहां पे जो बंदा है या जो बंदी है जिस पे रिसर्च हो रहा है, अगर आप उसे बता दो ना कि आप पे हम एक पर्टिकुलर चीज कर रहे हैं क्योंकि एक रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो एक सर्टेन तरह से बिहेव करता है, वो अपना नेचुरल बिहेवियर नहीं लाता है, वो अपने बिहेवियर में बदलाव करता है। लेट्स से आप एक ऐसा रिसर्च कर रहे हैं कि कितने ईमानदार लोग रहते हैं इस शहर में, ठीक है, आप एक ऐसा रिसर्च कर रहे हैं कि आपको देखना है कि इस शहर में, बैंगलोर शहर में या दिल्ली शहर में या पंजाब से कोई भी शहर में, आप देखना चाहते हैं कि कितने ईमानदार लोग हैं। आपने क्या किया, आपने 500-500 रुपए के नोट सड़क पे जो बहुत ही बिजी स्ट्रीट है वहां फेंका, और आपने देखा कितने लोग उसे उठा रहे हैं। नॉर्मल सा है ये, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, छोटा सा एक प्रयोग है। अब अगर आप ये चीज ऐलान कर दो कि हम ये ऐलान करते हैं कि आज हम यहाँ पे एक प्रयोग करेंगे, ये देखने के लिए कि इस शहर के लोग कितने ईमानदार हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो सारे लोग जो उस शहर में उस पर्टिकुलर सड़क पे थे, वो उसी तरह से बर्ताव करेंगे जिस तरह से वो एक्चुअली करते अगर आपने ये अनाउंस नहीं किया होता? जी नहीं। अगर आपने अनाउंस नहीं किया होता तो 100 में से 99 लोग उस नोट को उठाते, और चूंकि आपने अनाउंस कर दिया है तो 100 में से 99 लोग उस नोट को नहीं उठाएंगे। ये होता है हॉथरन इफेक्ट। हॉथरन इफेक्ट यानी कि जब जिस पे रिसर्च हो रहा है उन्हें पता है कि हम पे रिसर्च हो रहा है, तो वो एक सर्टेन तरह से बिहेव करते हैं, इसे हॉथरन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, हिंदी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पे मैंने एक शानदार सा डिफरेंस लिख दिया है। क्वालिटेटिव एक्सप्लोर आइडियाज और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करता है। अभी हाइपोथेसिस क्या होता है इस पे एक लेक्चर लेना पड़ेगा। हाइपोथेसिस यानी कि अ, एक कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में है, एक रॉ आइडिया जो आपके दिमाग में है। जैसे हाइपोथेसिस क्या होता है कि लेट्स से मैंने हाइपोथेसिस बनाया कि अगर मैं सुबह 6 बजे उठूंगा तो मेरी बीमारी खत्म हो जाएगी, ब्लड प्रेशर वगैरह खत्म हो जाएगा। ये मेरी हाइपोथेसिस है, ये मैंने सोचा, एक रॉ आइडिया है। ये रॉ आइडिया मैंने किस आधार पे सोचा, वो क्वालिटेटिव रिसर्च है। ये हाइपोथेसिस मैंने फॉर्मुलेट किया क्वालिटेटिव रिसर्च के बेसिस पे। कैसे, मैंने चिंतन किया, मैंने लोगों को देखा जो सुबह उठ रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अब इसको अगर मैं टेस्ट करना चाहूँ, इस हाइपोथेसिस को मैं टेस्ट करना चाहूँ कि वाकई में ये सही है या गलत है, फिजूल की बातें हैं, तो उसके लिए मुझे डेटा उठाना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा,
वो हो गया क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च समराइज, इंटरप्रेट और कैटेगराइज करता है, और ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल होता है। ये वर्ड्स में एक्सप्रेस होता है, ये नंबर्स, ग्राफ, टेबल, इन तमाम चीजों में। इसके सैंपल कुछ चंद लोग होते हैं, 20 लोग, 25 लोग, 100 लोग पे होता है ये। और इसमें सैंपल्स बहुत सारे होते हैं, लाखों लाखों पे सैंपल्स होते हैं, करेक्ट। इसके क्वेश्चन ओपन एंडेड होते हैं, आप जीएसटी के बारे में क्या सोचते हैं। और इसके क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू, कि जीएसटी से आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। ओपन एंडेड नहीं है, क्लोज एंडेड है। इट इज characterized by understanding context, complexity, subjectivity. It is in testing, measurement, objectivity, replicability. चलिए आगे बढ़ते हैं बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च पे। इट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर फेनोमेनन, स्टडी, लॉ, नेचर। जब हम कोई चीज पे बहुत ही बुनियादी लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं, बहुत ही बुनियादी लेवल पे, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, प्रकृति कैसे चल रही है, कुदरत कैसे काम कर रहा है, जैसे एरिस्टोटल थे, सुकरात थे, इन लोगों ने बहुत साल पहले दुनिया के तमाम जो राज थे, जो गुत्थियां थी, उनको सुलझाई और चिंतन करके सुलझाया है। तो इसे हम फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। ये काफी थ्योरेटिकल होता है, काफी थ्योरेटिकल होता है। जो जितने दार्शनिक लोग होते हैं ना, फिलोसफर्स, वो इस टाइप की रिसर्च करते हैं। इट एग्जामिन्स डेटा टू फाइंड द अननोन, जो नहीं जानते हैं उनको खोज निकालते हैं। और हमारे मन में जो जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है, उसका जवाब ये खोज के निकालते हैं। जैसे अरिस्टोटल के दिमाग में ये सवाल आता होगा, पाइथागोरस के दिमाग में सवाल आता होगा कि भाई ये दुनिया कैसे काम करती है, सूर्य जो है वो सुबह यहाँ से उगता है, वहां क्यों ढल ढल जाता है, रात को चंद्रमा क्यों आती है, आसमान में लाल सफेद सफेद क्या चमकते हैं, टिमटिमाते हैं। ये जो जिज्ञासा है, इसका चिंतन, नेचर की स्टडी, पर्टिकुलर फेनोमेनन को समझना, ये बेसिक रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च है। इन रिसर्च में हाउ, व्हाट और व्हाई जैसे सवालों को सुलझाया जाता है, कि कोई चीज क्यों होता है, कहाँ होता है और कैसे होता है। ओके, हिंदी में भी दे दिया मैंने। अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च समझते हैं ये क्या है। जब आपने बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च कर लिया, जब आपको पता चल गया अच्छा हाँ कुदरत में ऐसे होता है, सूर्य यहाँ पे उदय होता है, यहाँ पे अस्त होता है, कैसे होता है, क्योंकि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी चक्कर काट रही है सूर्य का, ये आपने फंडामेंटल रिसर्च में निकाल लिया। अब अप्लाई कर रहे हो आप, कैसे अप्लाई कर रहे हो, चलो एक रॉकेट छोड़ कर देखते हैं। अगर पृथ्वी गोल गोल घूम रही है जीरो ग्रेविटी में, तो रॉकेट जो सैटेलाइट जाएगा वो भी गोल गोल घूमना चाहिए। अप्लाई करके देख रहे हैं, अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। तो इट्स अ टाइप ऑफ एग्जामिनेशन लुकिंग टू फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है उस पर प्रैक्टिकल अप्रोच आप निकाल रहे हो, तो काफी प्रैक्टिकल होता है। आपने वाकई करके देखा, आपने वाकई सैटेलाइट भेज के देखा, सोच नहीं रहे हो आप एक्चुअली कर रहे हो, तो काफी प्रैक्टिकल होता है। These can include challenges in the workplace, education, and society. This research type usually uses empirical methodology such as experiments. इसमें काफी experiment involve होते हैं, further data involve होता है, तमाम जितने बड़े बड़े यू नो इन्वेंशंस हुए, वो अप्लाइड रिसर्च का ही फल था। अप्लाइड रिसर्च के आधार पे ही वो हुआ। जब किसी व्यक्ति ने सबसे पहले हाइड्रोजन खोज के निकाला होगा, वो अप्लाइड रिसर्च ही होगा, कई बार उसने कोशिश की होगी, अप्लाइड रिसर्च है। ओके, इट्स अ टाइप ऑफ रिसर्च मेथड फॉर अप्लाइंग नेचुरल साइंसेस टू रियल लाइफ टू इंप्रूव द ह्यूमन कंडीशन। हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए ये किया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्शन रिसर्च बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, एक्शन रिसर्च, और एनटीए का फेवरेट है, फेवरेट ऑफ एनटीए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पावर, पीए, और कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं एनटीए वाले। पावर, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। पहले प्लानिंग करो, एक्ट करो, एक्ट जब किया तो ऑब्जर्व करो, और फिर उस पर रिफ्लेक्ट करो। इसको सबसे पहली बार कर्ट लुइन ने 1944 में इसका जिक्र किया था, एमआईटी के प्रोफेसर हैं तो हुआ करते थे कर्ट लुइन। इट एम्स टू साइमल्टेनियसली इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व एन इशू। यानी जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और साथ साथ उसे इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हो, यानी रिसर्च करते करते आप उसको एक्चुअली में कर भी रहे हो, उसको एक्चुअली में अप्लाई भी कर रहे हो साइमल्टेनियसली। यानी लर्निंग बाय डूइंग समझ लो आप सॉल्व भी कर रहे हो, आप उसको फिगर आउट भी कर रहे हो, सॉल्व भी कर रहे हो, फिगर आउट भी कर रहे हो, एक साथ हो रहा है। इट कंडक्ट रिसर्च एंड टेक्स एक्शन एट द सेम टाइम। जैसे मान लो आप एक क्लास में हो, एक क्लास में बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, आपने बीएड किया, बीएड में आपको पढ़ाया गया कि बच्चे जब शोर मचाए तो आपको कैसे कंट्रोल करना है, बीएड वालों को पढ़ाया जाता है, राइट। आपने तमाम हथकंडे अपना लिए, लेकिन बच्चे शांत हो ही नहीं रहे। लेकिन तभी आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो ये करके देखते हैं। तो रिसर्च आपने तो उसी समय किया, साइकोलॉजी के आधार पे रिसर्च आपने किया, और आप उस रिसर्च की पुष्टि उसी समय कर रहे हो, उसको एक क्लास में इम्प्लीमेंट करके। अपने बच्चों को बोला चलो बच्चों एक गेम खेलते हैं, चलो बच्चों ऐसा करते हैं, चलो बच्चों ऐसा करते हैं। सब अपने अपने सीट बदल लो, आप वहाँ खड़े हो जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ, आप यहाँ आओगे, आप मॉनिटर बन गए, आप सब मॉनिटर बन गए। ये जो आप हथकंडे अपना रहे हो ना रिसर्च करके, कि बच्चों को शांत कैसे किया जाए, और उसके साथ साथ आप उसे एक्चुअली कर रहे हो क्लास में इम्प्लीमेंट, आपको पता नहीं है कितना कारगर होगा, लेकिन आप कर रहे हो इम्प्लीमेंट, तो इसे हम
एक्शन रिसर्च कहते हैं, जब हम एक्शन लेते हुए रिसर्च करें। तो इसे हम यूजुअली सोशल साइंसेस में या एजुकेशन में यूज करते हैं। एजुकेशन में, सोशल साइंसेस में कैसे? जैसे आपने सोचा कि जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं वो यूजुअली वोट नहीं डालते हैं, तो आपने सोचा कि लेट्स से एक ऐसा कुछ कुछ किया जाए जिससे लोग, जो पिछले वर्ग के लोग हैं, वो वोट भी डालें। आपने सोचा, तो आप उनको समझाने गए और साथ में उनसे वोट भी डलवाया। तो दिस इज एक्शन रिसर्च। ओके, हिंदी के लिए लिख दिया मैंने, हिंदी वालों के लिए। योजना बनाए, कार्य करें, निरीक्षण करें, चिंतन करें। अब आते हैं हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पे। बहुत ही जरूरी है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। क्या होता है ये रिसर्च? माफ करिएगा, मुझे थोड़ा पानी की जरूरत है। Exploratory research. It involves research questions that has not previously been studied. जब किसी चीज को इससे पहले ज्यादा गहराई में नहीं पढ़ा गया हो, उस टाइप के रिसर्च को हम उस टाइप के रिसर्च क्वेश्चन को हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। जब हम कोई चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, जब हम कोई चीज खोज रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे अ, आज की तारीख में, जैसे हम सब जानते हैं कि समलैंगिक विवाह एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। समलैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज। समलैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, स्पेशली इंडिया में। मतलब विदेशों में तो काफी दिनों से ये प्रचलित है। लाइक गे कल्चर, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं, ये कल्चर इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है, और लोग अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। काफी लोग ऐसे हैं। तो मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना इस पे थोड़ा सा चिंता किया जाए कि आखिर इसकी जो मेडिकल, यू नो, स्टेट ऑफ कंडीशन है वो क्या है। क्या ये नेचुरली होता है या ये इंसान डेवलप करता है? मतलब सोच के देखो, कोई इंसान अगर गे है, ठीक है। गे यानी, मैं आपको बता दूं जिनको नहीं मालूम है, गे मतलब वो लड़के होते हैं जिनको लड़कों से ही अट्रैक्शन होता है। यूजुअली जो हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं बचपन में, जो हमें समझाया गया वो ये है कि लड़कों को लड़कियों से और लड़कियों को लड़कों से अट्रैक्शन होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको, वो लड़के हैं और उन्हें लड़कों से अट्रैक्शन होता है, और जो लड़कियां हैं उन्हें लड़कियों से अट्रैक्शन होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दोनों से अट्रैक्शन होता है, बाइसेक्सुअल होते हैं वो। तो हम जब बड़े हो रहे थे तो हमें इसके बारे में उतना नहीं बताया गया। लेकिन बड़े जब हम हो गए तो हमने देखा दुनिया में कि अच्छे ऐसे लोग भी हैं। और इनको आप अलग से ना देखो, इनको आप अलग नजरिए से ना देखो, ये हम जैसे ही हैं, ये हम ही हैं। अब इस बात को स्वीकार करने में समाज को थोड़ा वक्त लग रहा है। जाहिर सी बात है, समाज इतनी जल्दी चीजों को स्वीकार नहीं करता है। समाज में कुछ लोग प्रोग्रेसिव होते हैं, कुछ लोग ऑर्थोडॉक्स होते हैं, पुराने ख्यालात को मानते हैं, ओल्ड स्कूल होते हैं। लेकिन मेरे लिए जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि पढ़ना इसके बारे में। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि ये जन्म से होता है या ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों में डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो मैंने इस पे कुछ पढ़ा, कैसे होता है, नहीं होता है। तो मैंने देखा इस पे ज्यादा रिसर्च पेपर है नहीं, यानी कि इस टॉपिक को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया इंडिया में। अब कोई व्यक्ति अगर इस पे ज्यादा रिसर्च करना चाहता है तो वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगा, नॉट बीन प्रीवियसली स्टडीड इन डेप्थ। तो वो नए नए थ्योरीज लेके आएगा, नई नई चीजों को लेके आएगा, और हमारी जिज्ञासा और बढ़ेगी, हमारे आंख और खुलेंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन से टाइप का रिसर्च होगा। ये ज्यादातर क्वालिटेटिव होगा। इसलिए मैंने क्लास के पहले बताया था कि आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की कैरेक्टरिस्टिक समझ लें, आप कोई भी रिसर्च को क्लासिफाई कर सकते हैं। करेक्ट। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ज्यादा इनसाइट्स पे बात करता है और पहली बार स्टडी करता है, तो ये क्वालिटेटिव है। ओके, अ पायलट टेस्ट इज अ स्मॉल स्केल एक्सप्लोरेटरी रिसर्च दैट इज कंडक्टेड टू असेस द फिजिबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी ऑफ अ लार्जर स्टडी। अभी पायलट टेस्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये एक छोटे पैमाने पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ही है, जहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट की प्रैक्टिकबिलिटी को स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से सरकार चाहती है कि पानी के नीचे मेट्रो चलाया जाए। तो सबसे पहले वो एक पायलट टेस्ट करेगी। लेट्स से 500 मीटर चला के देखेगी कि चल भी रहा है कि नहीं, कौन कौन सा चैलेंजेस आ सकते हैं, पब्लिक को आने जाने का रास्ता है कि नहीं, अगर किसी दिन स्टैम्पेड हो गया तो कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, या स्टैम्पेड ना हो इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये पायलट टेस्ट होता है। जब एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक छोटा सा टेस्ट किया जाए उसे हम पायलट टेस्ट कहते हैं। और चूंकि वो पहली बार किया जाता है इसलिए उसे 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 हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इन अ स्मॉल स्केल कहते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। However, a study with large sample conducted in exploratory manner can be quantitative as well. अगर किसी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को बहुत ही बड़े पैमाने पे किया जा रहा है तो वो कभी कभी क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। तो क्वेश्चंस आ सकते हैं, इट कैन बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, फॉर लार्ज डेटा, फॉर स्मॉल डेटा। ठीक है, इट इज यूज्ड ऑफन व्हेन द इशू टू बी रिजॉल्व्ड इज न्यू।
जब कोई नया चैलेंज हमारे पास, उसे रिजॉल्व करने के लिए इसे यूज किया जाता है। या फिर जब डेटा कलेक्शन प्रोसेस चैलेंजिंग हो। जैसे मुझे याद है 2017 में मैं जीएसटी पे मैं रिसर्च कर रहा था अपने कॉलेज के लिए, और उसमें डेटा बहुत कम था हमारे पास। 2017 जुलाई में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था और हमने रिसर्च शायद सितंबर में स्टार्ट कर दिया था, सितंबर अक्टूबर के, मुझे ठीक से याद नहीं। तो हमारे लिए डेटा कलेक्शन बहुत ही बड़ा चैलेंज था। तो हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे थे उस समय, लोगों से जाके पूछना, समझना चीज़ों को खुद से, जीएसटी भवन जाना एंड ऑल। तो इस टाइप के रिसर्च जहाँ हमें डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो या प्रॉब्लम नया हो, नया चैलेंज हो, इससे पहले कभी देखा नहीं गया। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा मेडिकल केस जी इससे पहले कभी नहीं हुआ, डॉक्टर्स भी सब परेशान है कि हाँ ये क्या हो गया। जो डॉक्टर की जो फैटर्निटी है, वो भी काम कैसे करते हैं, वो आपका बीमारी कैसे डायग्नोस करते हैं, एक्सपीरियंस के आधार पे वो आपके सिम्टम्स पूछते हैं। जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है उन्होंने ऐसे केसेस देखे होंगे पास्ट में, उस आधार पे वो डायग्नोस करते हैं, आपको बताते हैं कि हाँ ये हो सकता है, टेस्ट करा लो। टेस्ट हो गया क्वांटिटेटिव रिसर्च, टेस्ट करा के पुष्टि कर लो। लेकिन मान लो डॉक्टर के पास एक ऐसा दुर्लभ केस आया जो पहले कभी नहीं आया था, कभी नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अगर आपने वो मूवी देखी है काला पानी, एक ऐसा वायरस आ जाता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता अंडमान एंड निकोबार्स में, तो वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ही कर रहे थे डॉक्टर्स वहां पे, राइट? कोविड के बारे में मुझे लगता है कि वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि कोविड वायरस पहले भी था। ओके, तो वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च नहीं है, उस पर पहले रिसर्च हो चुका था। लेकिन कोई ऐसा वायरस जो पहली बार आया हो, डॉक्टर भी हक्के बक्के हो गए भाई ये क्या हो गया, तो उस पर रिसर्च चल रहा है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। अगर प्राइमरी है तो वो यूजुअली सर्वे या पोल के थ्रू होता है, जैसे हमने सर्वे किया था। हम कोलकाता के गरियाहाट बाजार में हर एक वेंडर से जाके हमने बात की थी, कुछ क्वेश्चंस पूछे थे हमने उनसे। फोकस ग्रुप ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी आप प्राइमरी रिसर्च कर सकते हो। सेकेंडरी रिसर्च यूजुअली ऑनलाइन होता है या लिटरेचर रिसर्च होता है, केस स्टडी के आधार पे होता है। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क बता दो। कोई भी रिसर्च प्राइमरी तब होता है, यानी कि प्राइमरी डेटा उसमें जब इन्वॉल्व हो, खुद से स्वयं, थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। और जहां आपने डेटा खुद से कलेक्ट नहीं किया है, आपने किसी थर्ड पार्टी से डेटा लिया है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट वेबसाइट से आपने डेटा लिया, या यूनाइटेड नेशंस के वेबसाइट से आपने डेटा लिया, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से डेटा लिया, एनएसएसओ से डेटा लिया, आईएलओ से डेटा लिया। ये तमाम शब्द, ये तमाम वर्ड्स आपको समझना बहुत जरूरी है। एनएसएसओ क्या होता है, आईएलओ क्या होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन डेटा कलेक्ट करके रखती है अपने वेबसाइट्स पे। इनके जो रिपोजिटरी होते हैं, आप वहां से डेटा उठा सकते हैं, आप कलेक्ट कर सकते हैं अपने रिसर्च के लिए, ठीक है। आरबीआई के पास डेटा होता है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए एज अ रिसर्चर, क्योंकि आने वाली तारीख में आप अपने अपने फील्ड में रिसर्च करोगे, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उस पर रिसर्च करोगे, तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है। और आपके इंटरव्यूज में भी ये सवाल पूछे जाएंगे, तो प्लीज इसे अच्छे से पढ़े। आगे बढ़ते हैं हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? इट एम्स टू एक्यूरेटली एंड सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब पॉपुलेशन, सिचुएशन और फेनोमेना। It can answer what, where and when and how, but not why. What, where, when, how सब बताता है, पर why नहीं बताता। It can use a wide variety of research method to investigate one or more variable. The research does not control or manipulate of the variable, but only observes and measures them. सिर्फ उसे ऑब्जर्व या मेजर करता है, उसे मैनिपुलेट नहीं करता। मैनिपुलेट यहाँ होता है कॉजल रिलेशनशिप में, कॉजल रिसर्च में, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में। इट एक्सप्लोर्स व्हाई समथिंग ऑकर्स व्हेन लिमिटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। इट कैन हेल्प यू इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ गिवन टॉपिक। अब इसको पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। कहा गया? अरे हाँ, जैसे लेट्स से मैंने अपने आवर्स ऑफ स्टडिंग बढ़ा दिए, तो मेरे मार्क्स में कितना असर पड़ा, यानी कॉज एंड इफेक्ट। मैंने जिम किया तो मेरी बॉडी बनी कि नहीं, कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज की वजह से इफेक्ट जो होता है, उस टाइप के रिसर्च को हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च या कॉजल रिसर्च कहते हैं, ठीक है। इससे हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आज बादल घिरा हुआ है तो शायद बारिश होगी। कॉज क्या है? बादल। इफेक्ट क्या होगा? बारिश। ओके। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और आप इसका बेसब्री से वेट कर रहे थे। क्वेश्चन सर समझ आ जाते हैं, क्वेश्चंस नहीं होते हैं, भी बता देता हूँ, भी हो जाएंगे, ठीक है। विच टाइप ऑफ रिसर्च इज प्राइमरली कंसर्न विद एक्सप्लोरिंग, वर्ड्स पे ध्यान दो। मैं जिन जिन वर्ड्स पे ध्यान दूंगा उस पे ध्यान दो, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के आधार पे डिफरेंशिएट कर देंगे। Which type of research is primarily concerned with exploring phenomenon? कोई phenomenon आप explore कर रहे हो पहली बार, to gain understanding without aiming for immediate practical application। यानी आपको सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं चाहिए। फिनोमिनन, फिनोमिनन कौन सा है? पहली बार। बुनियाद, बुनियादी यानी फंडामेंटल रिसर्च। ऑप्शन नंबर बी फंडामेंटल रिसर्च। अब बैक जाओ, आपको समझ में आएगा। ये कीवर्ड्स है इसके, देखो बताता हूँ आपको, ये इसके कीवर्ड्स है। कहाँ गया भाई? ये कीवर्ड्स है देखो। पर्टिकुलर फिनोमिनन,
ओके, पर्टिकुलर फिनोमिनन की अंडरस्टैंडिंग को समझता है। तो कीवर्ड है इसका ये। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फंडामेंटल रिसर्च, तो इस टाइप के क्वेश्चंस है। अब आप जब क्वेश्चंस लगा रहे हो ना, आपको बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि मैंने थ्योरी इतनी अच्छे से बता दी आपको। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। और क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। ये क्वेश्चन पढ़ के आप कैसे समझोगे इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ये हमने कर लिया। फंडामेंटल रिसर्च, ऑल्सो नोन एज बेसिक और प्योर रिसर्च, इज कंडक्टेड टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। बुनियादी लेवल पर जब हम फेनोमेनन को समझने के लिए रिसर्च करते हैं, ठीक है। हिंदी वालों के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा शोध प्रकार तत्काल तत्काल व्यवहारिक अनुप्रयोग के बिना घटनाओं को समझने के लिए अन्वेषण करने पर केंद्रित है। अगला सवाल असर्शन रीजनिंग टाइप का है। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज प्राइमरीली इंडक्टिव इन नेचर। मात्रात्मक अनुसंधान मुख्यतः आगमन क्या भाई आगमनात्मक प्रकृति का होता है। अरे बाप रे। रीजन, इट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। कारण, यह परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए संख्यात्मक डेटा के संग्रह और विश्लेषण को शामिल करता है। देखते हैं सही है कि नहीं। क्या क्वांटिटेटिव रिसर्च इंडक्टिव होता है? सबसे पहली बात मैंने बताया था, क्वांटिटेटिव रिसर्च इंडक्टिव नहीं डिडक्टिव होता है, वन टू मेनी। तो असर्शन तो हो गया गलत, यानी असर्शन इज फॉल्स, आर इज ट्रू, मिल गया। अगर आपका असर्शन गलत हो गया ना सर, आपको आंसर तुरंत मिलेगा। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। इट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। यस, न्यूमेरिकल डेटा और हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं क्वांटिटेटिव में, सही बात है। आगे बढ़ते हैं। Which research method involves the researcher actively participating in situation to bring about a change and simultaneously study the effects of that change? कौन सी शोध विधि में शोधकर्ता स्थिति में सक्रिय रूप से भाग लेकर परिवर्तन लाता है और साथ ही उस परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करता है? समझ में आ रहा है? नहीं आया? अभी समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। देखो, मुझे तो ऑप्शन देखिए ना समझ में आ गया। रिसर्चर क्या करता है? एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और साइमल्टेनियसली, यानी साथ ही साथ, साइमल्टेनियसली साथ ही साथ ही स्टडी द इफेक्ट ऑफ चेंज। उसकी स्टडीज में दो चीजें साइमल्टेनियसली होती है, बताओ। डिस्क्रिप्टिव में, एक्सप्लोरेटरी में, फंडामेंटल में? नहीं, एक्शन रिसर्च में। PAOR, पावर, कर्ट लुइन, 1944, MIT, कुछ याद आया? साथ साथ, तो साइमल्टेनियसली कीवर्ड है, एक्शन रिसर्च इसका सही जवाब होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। माफ करिएगा, इसके लिए मुझे हिंदी वाला मिला नहीं, तो सिर्फ इंग्लिश में है ये। विच टाइप ऑफ रिसर्च इज प्राइमरीली कंसर्न विथ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रैक्टिकल इशू एंड ऑफन इन्वॉल्व्स एम्पिरिकल मेथड? प्रैक्टिकल इशू, प्रैक्टिकल इशू, पर्टिकुलर इशू, एम्पेरिकल मेथड। तो फंडामेंटल नहीं हो सकता, एक्सप्लोरेटरी नहीं हो सकता, डिस्क्रिप्टिव नहीं हो सकता, अप्लाइड होगा। अप्लाइड रिसर्च जो प्रैक्टिकल इश्यूज को सॉल्व करता है, राइट। चलिए, अब थोड़े जटिल सवाल आ रहे हैं। ये वो सवाल है जो बिल्कुल पहले मैंने रखा था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? इट आंसर्स व्हाई अ फेनोमेनन ऑकर्स। क्या ये एक्चुअली व्हाई को आंसर करता है? ठीक है, पीछे जाते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, बताता हूँ आपको। अगर आपने कीवर्ड्स अच्छे से पढ़ लिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सारे यूजीसी नेट के क्वेश्चन है। तो ये कंटेंट इसलिए आप प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो PPT है इसका PDF में डाल दूंगा, तो इसे प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नॉट आंसर्स वाई, वाई आंसर नहीं करता। व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ करता है, वाई आंसर नहीं करता। तो देख सकते हैं आपकी कंटेंट कितना जरूरी है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। तो इसलिए टेलीग्राम में जुड़िए, T/DC सर, ठीक है, सब स्मॉल लेटर में। वीडियो अगर अभी तक पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ, अभी तक अगर शेयर ऐसा लगा, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को हिट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं जानता हूँ क्लास थोड़ा बड़ा हो रहा है, पर आपके लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है। आप यूजीसी नेट जेआरएफ के एक कदम और नजदीक जा चुके हैं, बधाई हो। तो ये हो गया, ये कर लिया हमने। अप्लाइड रिसर्च ये भी कर लिया। अच्छा, इस पे आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है जी, नहीं, वाई का आंसर ये नहीं देता। इट डज नॉट मैनिपुलेट वेरिएबल्स, एक्चुअली इट डज नॉट। ये पॉइंट भी लिखा हुआ है, इट डज नॉट मैनिपुलेट वेरिएबल, दिस इज सही। इट कैन बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, बिल्कुल सही बात है, दोनों हो सकता है। इट एम्स टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, नहीं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता है। अगर कोई चीज वाई नहीं बता रहा है, कॉज नहीं बता रहा है, वाई मतलब भी गलत हो गया। तो आप देख सकते हैं आप कितने स्मार्टली आंसर को अप्रोच कर सकते हो। तो 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ओनली 2 and 3, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन असर्शन रीजनिंग। फंडामेंटल रिसर्च ऑफन रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू थ्योरीज। बुनियादी रिसर्च जो होता है, जो मौलिक अनुसंधान होता है, उसमें हम नई थ्योरीज लेके आ जाते हैं। अच्छी बात है। इट इज कंडक्टेड टू सॉल्व इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करता है ये? क्या ये उस समय की इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है? नहीं, ये सही है पर आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बात है। फंडामेंटल रिसर्च डेवलप करता है न्यू थ्योरीज को, पर इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व हम अप्लाइड रिसर्च से कर सकते हैं या एक्शन रिसर्च से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, इसको हम पढ़ते हैं।
देखिए, अगर आपको लग रहा है मैं बहुत जल्दी स्किप कर रहा हूँ हिंदी वालों को, तो आप पॉज करके हिंदी में क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। जहां तक हो पा रहा है मैं हिंदी में भी पढ़ रहा हूँ। चलिए इसे पहले हिंदी में ही पढ़ते हैं। अन्वेषणात्मक अनुसंधान यानी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली कथन, इसे नई समस्याओं या घटनाओं की पहचान के लिए किया जाता है। यह हमेशा एक संरचित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। यह मुख्य रूप से गुणात्मक होता है या निश्चित निष्कर्ष प्रदान करता है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। इट इज कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई न्यू प्रॉब्लम्स और फेनोमेना। इट ऑलवेज फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। नो, इट डज नॉट फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। बाय द वे, जब आप चिंतन कर रहे हो तो क्या आप स्ट्रक्चर में चिंता करते हो? नहीं, रैंडमली करते हो। इट इज मोस्टली क्वालिटेटिव इन नेचर। यही बात है, ये क्वालिटेटिव होता है। मोस्टली क्वांटिटेटिव भी होता है पर मोस्टली क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव कब होता है, कमेंट करके बताओ। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्वांटिटेटिव कब होता है, कमेंट में बताओ। इट प्रोवाइड्स डेफिनेट कंक्लूजन। क्या ये निश्चित निष्कर्ष बताता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि डेफिनेट कुछ चीजें पता चलती है। आइडियाज मिलते हैं पर डेफिनेट चीजें पता नहीं चलती। तो पॉइंट नंबर 3 तो सही है और पॉइंट नंबर 1 भी सही है। तो मुझे लग रहा है इसका आंसर ए होगा, 1 और 3। बिल्कुल सही जवाब, इसका सही आंसर ए है। क्वालिटेटिव ये है, यही बात है, डिफरेंट कंक्लूजन नहीं देता, उसको हटा दो। ऑलवेज फॉलो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, उसको भी हटा दो। तो स्टेटमेंट्स बड़े इजी थे। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ टाइप ऑफ रिसर्च है, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमें मैच करना है। एक्शन रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सॉल्विंग इमीडिएट प्रॉब्लम्स। हाँ, लग तो रहा है, पर आगे जो बाकी ऑप्शन है उसे भी पढ़ लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एस्टेब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बिल्कुल सही बात है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पता चलता है। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, अब इसका मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज लंबे समय तक किया जाए, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च उसे कहते हैं हम लोग। स्टडिंग ट्रेंड्स ओवर टाइम। फंडामेंटल रिसर्च, डेवलपिंग न्यू थ्योरीज, यानी इसका ही हो गया, इसका ही हो गया। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर ए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बहुत सही। चलिए, सवालों का सिलसिला खत्म हुआ और मैंने आपको काफी सवाल करा दिए टाइप्स ऑफ रिसर्च पे, और मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको टाइप ऑफ रिसर्च में कोई भी परेशानी नहीं होती होगी। अब आप ये नहीं कहेंगे कि सर सवाल बस नहीं बनते हैं, समझ में तो आ जाता है, क्वेश्चंस नहीं हो पाते। अब आपके क्वेश्चंस भी होंगे, सवाल भी बनेंगे, आपके जेआरएफ भी होंगे, सब कुछ होगा। अगला वीडियो रिसर्च एप्टीट्यूड पे लेके आऊंगा, एक बड़ा ही शानदार सा वीडियो है। डिसाइड नहीं किया किस पे लेके आऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं जो कवर करने को सोचा है मैंने। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्लेजरिज्म कवर, मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग कवर करूंगा, और जो न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल पूछ, तमाम चीजें मैं कवर करूंगा। तो आपके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड काफी भरा पूरा होने वाला है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस आउट ना हो सके। हमारे चैनल यूजीसी नेट JRF पेपर 1+ इकोनॉमिक्स बहुत बहुत जरूरी है। प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड या टीचिंग एप्टीट्यूड से एक और वीडियो में लेके आपके लिए आने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन बहुत ही अच्छा रहे। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल दिस पॉइंट। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे।